डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव प्रजनन तंत्र। तो ये यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनके बारे में जानकारी जरूरी है। तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है यौवन आरंभ क्या होता है। मानव, चाहे वो नर है या मादा है, उसमें अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्वन होकर जनन क्षमता का विकास होना ही यौवन आरंभ कहलाता है। यानी कि जो भी उसके अपरिपक्व अंग होते हैं, उनकी जो परिपक्वता है, उसको हम जब वो शुरू हो जाती है तो उसको यौवन आरंभ कहते हैं। नर की अपेक्षा मादा में ये पहले होता है। मानव में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन लिंग जो है हार्मोन होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जनन अंगों को प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक अंग युग्मकों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक अंगों के अलावा अन्य सभी अंग जो जनन तंत्र में कार्य करते हैं, उसको हम द्वितीयक अंग कहते हैं। तीसरा पॉइंट है नर जनन अंग कौन कौन से हैं, तो वो है वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग तथा शेषन। मादा जनन अंग होते हैं अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि। अब हम इसका थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो जनन प्रक्रिया है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है। इसमें एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। यह द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है, जिसमें नर युग्मक के तौर पर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं तथा मादा अंडों का निर्माण करती हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन से युग्मनज जायगोट का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। लैंगिक जनन हेतु इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि, जिसे यौवन आरंभ यानी कि प्यूबर्टी कहा जाता है, में होता है। इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होने लगता है तथा जनन परिपक्वता आती है। लड़कों में जो यौवन आरंभ के लक्षण है वो हैं कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, टांगों वगैरह में या अन्य जगहों पर बालों का आना, त्वचा जो है थोड़ी तेलीय हो जाती है। लड़कियों में ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, त्वचा का फिर वही थोड़ा सा तेलीय होना, ऑयली होना, और फिर बालों का आना, पीरियड्स का स्टार्ट होना यानी कि मासिक धर्म शुरू होना इत्यादि जो है इसके लक्षण है। लड़कियों में ये 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है और लड़कों में 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष तक पूरी हो जाती है और इस अवधि में मनुष्यों की संवेदनाओं तथा उसके भौतिक व मानसिक स्तर में भी परिवर्तन आता है। यौवन आरंभ से लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तनों के मूल में विभिन्न हार्मोन्स का स्रावन होता है। जैसे पहले बताया, मानव नर में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रमुख लिंग हार्मोन होते हैं। तो ये है इसका थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसकी इंट्रोडक्शन है थोड़ी सी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन जो है ये जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है, यानी कि एक सिम्पटम है रिप्रोडक्शन। सभी जीवों के अंदर ये होता है। इस पृथ्वी पर जीव जातियों की सततता प्रजनन के फलस्वरूप ही संभव हो पाई है। इस प्रकार प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी अन्य
संतानों की उत्पत्ति करता है और इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि कर अपनी जाति के अस्तित्व को बराबर बनाए रखकर उसे विलुप्त होने से बचाता है। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले जो अंग हैं उनको प्रजनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है। एक तो पहले हम बात करेंगे मानव प्रजनन तंत्र की यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद में नर और मादा की बात करेंगे। तो मानव एक लिंगी यूनिसेक्सुअल प्राणी है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं। जिन जीवों से केवल अंडाणु की उत्पत्ति होती है उसे मादा कहा जाता है। मानव में प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल होता है। मानव में अंडे का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय यानी कि एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट जो है वो गर्भाशय यानी कि यूट्रस में होता है। मानव जो है जरायुष यानी कि विविपारस होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। पहले बताया आपको मानव में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष और नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र में प्राय क्रियाशील हो जाते हैं। प्रजनन अंग भी कुछ हार्मोन्स का स्राव यानी कि सिक्रेशन करते हैं जो शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। ऐसे परिवर्तन मादा में प्राय वक्ष तथा जनन अंगों पर बाल उगने तथा नर में दाढ़ी या मूछ आने से परिलक्षित होते हैं। मानव में नर तथा मादा प्रजनन अंग पूर्णतः अलग अलग होते हैं। ये थोड़ा सा आपको शुरू में भी बताया था। अब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें दो पार्ट हैं। पहला है नर प्रजनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है मादा प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे नर प्रजनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो इसमें जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। मानव के नर प्रजनन तंत्र में निम्नलिखित सेक्स ऑर्गन्स यानी कि लैगिंग अंग एवं उनसे संबद्ध अन्य रचनाएं भी पाई जाती हैं। तो पहला है वृषण एवं वृषणकोश, दूसरा अधिवृषण, तीसरा है शुक्र वाहिका, चौथा है शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शेषन, पुरस्थ या प्रोस्टेट। अब हम बात करेंगे वृषण एवं वृषणकोश क्या होता है यानी कि टेस्टिस एंड सक्रोटल सैक। वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार होती हैं। इनकी संख्या जो है 2 होती है। वृषण नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। वृषण त्वचा की बनी एक थैली जैसी रचना में स्थित होता है जो शरीर के बाहर लटकता हुआ रहता है। इसे वृषणकोश यानी कि स्क्रोटल सैक भी कहते हैं। वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। यही कारण है कि वृषण उदर गुहा के बाहर वृषणकोश में स्थित होते हैं। एक औसत स्लखन में लगभग 1 चम्मच शुक्राणु का स्राव होता है। इसमें शुक्राणु की जो संख्या है 20 से 20 लाख तक हो सकती है। शुक्राणु की लंबाई केवल 5 माइक्रोन होती है। यह 3 भाग में विभाजित रहता है, सिर, ग्रीवा और पुच्छ। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं, जबकि मैथुन के पश्चात स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक ये जीवित रहते हैं। वृषण में एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे वृषण द्रव यानी कि सेमिनल फ्लूइड भी कहते हैं। वृषण का प्रत्येक खंड शुक्र जनन नलिकाओं से यानी कि भरा रहता है। सेमी इनिफेरस ट्यूब्स शुक्र जनन नलिकाओं से भरा रहता है। ये नलिकाएं जो हैं छल्लेदार होती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाएं के समूह पाए जाते हैं जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन
का स्राव करती हैं। यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास और नियंत्रण में सहायक होता है। सभी शुक्र जनन नलिकाएं आपस में मिलकर शुक्र अपवाहिका बनाती हैं। शुक्र अपवाहिकाएं मिलकर अंत में अधिवृषण वाहिनी बनाती हैं। वृषण में ही शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणु कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। वृषण से शुक्राणु जो हैं कोशिकाएं अधिवृषण में यानी कि चली जाती हैं जहाँ पे संचित रहती हैं। वृषण का प्रमुख कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना। फिर तीसरा है अधिवृषण क्या होता है। यह जो है 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है। यह वृषण से अच्छी तरह जुड़ी रहती है। इसका एक छोर वृषण से जुड़ा रहता है और दूसरा छोर अधिवृषण से आगे बढ़कर शुक्र वाहिका बनाता है। इसके डायग्राम्स जो हैं आपके पीडीएफ नोट्स में डाल दिए जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आप अपने नोट्स सामने रख करके डायग्राम आपको ये लेक्चर सुनना है और साथ साथ उस डायग्राम को देखना है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक और लेक्चर मैं आपको दूंगी इस पर जिसमें आपको विद डायग्राम्स भी एक्सप्लेन करूंगी। तो हम बात कर रहे थे अधिवृषण की। यह एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है। यह वृषण से अच्छी तरह जुड़ी हुई रहती है और इसका एक छोर वृषण से जुड़ा रहता है तथा दूसरा छोर अधिवृषण से आगे बढ़कर शुक्र वाहिका बनाता है। अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन भी होता है। शुक्राणु यहीं पर ही सक्रियता प्राप्त करते हैं। फिर है शुक्र वाहिका। यह एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती हैं। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्र वाहिका में पहुंचते हैं। शुक्र वाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। ये शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का काम करती है। फिर है शुक्राशय वेसिकल्स। यह एक जोड़ी पतली पेशी युक्त भित्तियों वाली रचना होती है यानी कि पतली पेशी युक्त भित्तियों वाली रचना होती है। ये पालीयुक्त रचनाएं होती हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथियों के ऊपर स्थित रहती हैं। दोनों तरफ के शुक्राशय मिलकर सखलनीय वाहिनी का निर्माण करते हैं। शुक्राशय से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। प्रोस्टेट जो है यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध रहता है। इसका आकार गोल स्पाइस जैसा होता है। दोनों पुरस्थ यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथियां संयुक्त होकर एक सामान्य पुरस्थ यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि का निर्माण करती हैं। इसमें लगभग 2 दर्जन नलिकाएं होती हैं जो मूत्र मार्ग में खुलती हैं यानी कि यूरिथ्रा में खुलती हैं। पुरस्थ से एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है जिसे पुरस्थ द्रव यानी कि प्रोस्टेट फ्लूइड भी कहते हैं। यह द्रव शुक्र सीमन को विशिष्ट गंध यानी कि स्मेल प्रदान करता है। पुरस्थ द्रव शुक्राशय द्रव के साथ मिलकर मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा में पहुंचते हैं। फिर है शिश्न यानी कि पेनिस। यह पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है। इसके माध्यम से शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं। यूरिथ्रा मूत्राशय से प्रारंभ होकर शिश्न से गुजरकर उसके ऊपरी भाग में खुलता है। इस भाग में अत्यधिक रक्त की आपूर्ति होती है और साथ ही साथ इसकी पेशियां भी विशिष्ट प्रकार की होती हैं और ये सीमन को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि यानी कि वेजाइना के भीतर तक पहुंचाता है। तो ये हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो उनके
नर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में है, और यानी कि मेल वाले। अब फीमेल की जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।